राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे भावी अध्यापकों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एचटेट के 5 से 8 क्वेश्चन शेयर किए थे आपके साथ, जो कि पूरे 15 क्वेश्चंस तो नहीं थे किसी एग्ज़ाम के। 5-7 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किसी पेपर से लिए। पेपर था 2019 का। तो बस उस वीडियो के डालने का मकसद ये था कि आप बच्चों को अगर समझ आती है एक एक चीज़, तो बच्चों उस पर फिर और काम किया जाए और वीडियो अपलोड की जाए। तो आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों को वो चीज़ें समझ आई। जहाँ तक मुझे आपके कमेंट्स वगैरह से पता चला कि आप लोगों ने, कई बच्चों ने तो कहा है कि सर 2023 तक की सभी एग्ज़ाम जितने भी अभी तक हुए हैं स्टेट के, उन सभी को आप इसी तरह 15 क्वेश्चंस उनके इंग्लिश वाले आप प्लीज़ डिस्कस करें। तो आप लोगों को जितनी मुझसे उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, इंग्लिश की वजह से आपका एक भी नंबर ना कटे। तो आज की जो वीडियो होगी, आपके सामने पूरा पेपर होगा। पेपर में से ही 15 क्वेश्चन लिए जाएंगे। पेपर में से किसी क्वेश्चन को अलग से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, कंप्लीट आपका पेपर होगा जो ओरिजिनल पेपर हुआ था। तो पेपर है बच्चों 2019 का, उसमें से हम 15 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। आप सभी को सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, एक कॉपी पेन लेकर साथ बैठें जब भी इस वीडियो को आप देखें, ताकि देखो बच्चों, एक एक चीज़ अगर आपको क्लियर हो रही है तो उसके नोट्स साथ साथ बना लो। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं हैं, और इंग्लिश इतनी आसान आती है आपके एस्टेट पेपर में। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, तो इंग्लिश का तो नंबर कटने का मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि इंग्लिश बच्चों एचटेट के अंदर आपको पता ही है कि ग्रामर या फिर थोड़ी वोकेबलरी, ये दो चीज़ें आती हैं। जैसे सीटेट में पैडा ज़्यादा आती है, तो आप पैडा की वजह से तो परेशान बिल्कुल नहीं है। आपको ग्रामर अच्छी करनी है और आपको वोकैब अच्छी करनी है, और वोकैब भी कुछ सेलेक्टेड सी समझनी है। तो चलिए बच्चों, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। आपके सामने पेपर है जो मैंने एचटेट की साइट से ही डाउनलोड किया है। तो उस पेपर में से बच्चों हम अभी इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश को स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आपके सामने पेपर है, उसके 150 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट, हमारे 15 क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश के 15 क्वेश्चन। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट होंगे यहाँ से जी। क्वेश्चन नंबर है 46 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 है, आप देख पा रहे होंगे सभी। 46 से हमारी अंग्रेजी यानी इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। पेपर मैंने आपको दिखा दिया है स्क्रीन पे, जो उसका कोड है, जो उसका लेवल है, जो उस पेपर का नाम है। ठीक है। और बच्चों, इस क्लास के बाद आपको, अगर इस क्लास को देखने के बाद ये लगता है सर बिल्कुल ओके है, टोटल समझ आई हैं चीज़ें, तो आप ज़रूर उस पर कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो संडे से पहले पहले अपलोड कर दें। क्योंकि 11 तारीख के आसपास संभावनाएं हैं आपका पेपर होने की जनवरी में। आप सभी को ये पता चल ही चुका होगा कि 11 जनवरी के आसपास आपकी पूरी उम्मीद है इस परीक्षा को होने की। तो हम 11 तक नहीं बनाएंगे, हम इस संडे तक आपको फ्री करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितनी भी वीडियोस होंगी, जितने भी पेपर होंगे, 18, 19, 2020, 21, 22, 23, इन सब की वीडियो बच्चों बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस पे अपलोड करूँगा। लेकिन आप लोगों के साथ साथ हमें रिप्लाई चाहिए, ताकि आप लोग कितना अच्छा समझ पा रहे हो ये पता चले। क्योंकि आप खुद भी भावी अध्यापक हो भाई, आपको पता है बच्चों, अगर टीचर को रिस्पॉन्स मिलेगा कि बच्चा समझ पा रहा है नहीं, तो टीचर उसी के अकॉर्डिंग फिर चलता है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम 46 से। देखिए, ध्यान देने की कोशिश करनी है, बहुत आसान सी ग्रामर है। क्वेश्चन नंबर 46 में पहले आप देखिए पूछना क्या चाहते हैं। उन्होंने लिखा है बच्चों, देखो पूरी बात ही पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमारे इतनी बात काम की, हम समझ जाएंगे यहाँ से भी, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको पहले इसके क्वेश्चंस को समझाने की कि ये पूछना क्या चाहते हैं।
तो देखो लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइंड इन द sentences given as options has been used as a verb। बच्चों 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जिसमें अंडरलाइन जो वर्ड है, देखो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस अंडरलाइन है, यहाँ पे परफॉर्मर्स अंडरलाइन है, यहाँ पे परफॉर्म्ड अंडरलाइन है, यहाँ पे परफॉर्मिंग अंडरलाइन है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है ना चारों ऑप्शंस में से, आपको ये बताना है कि कौन सा अंडरलाइन वर्ड वर्ब की भूमिका निभाता है, यानी कि वो क्रिया है, यानी कि वो वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन तो था ये कि हमें वर्ब बताना है कि परफॉर्मेंसेस है, परफॉर्मर्स है, या परफॉर्म्ड है, या परफॉर्मिंग है। तो बच्चों रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो जी, सबसे पहले तो एक बात पता होनी चाहिए आपको कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब होती हैं टोटल 24। आप इसकी हिंदी बनाने पर ज़्यादा ध्यान ना दें कि सर हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इसकी हिंदी से हमारा पेपर पास नहीं होने वाला। हमें बस ये पता होना चाहिए कि वो कौन से 24 हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो थोड़ा सा अभी उदाहरण के तौर पे बता दूं तो डू है, डज है, इज है, एम है, इसी तरह बच्चों आर है, फिर हैज़ है, फिर हैव है। तो ये सभी की सभी क्या कहलाती हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह बच्चों हैज़ हैव के बाद फिर डिड है, फिर वोज है, फिर वर है, हैड है, विल है, शेल है, कैन, कुड, ये सब मिलाकर टोटल 24 हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो आप कोशिश किया करो कि अपने सेंटेंस के अंदर सबसे पहले मैं देखो इसी बात को क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये बात क्लियर कर दी तो आधे से ज़्यादा समस्याएं खत्म। आपके पेपर में आने वाली आधे से ज़्यादा समस्याएं इन्हीं से होने वाली हैं। तो देखो मैंने क्या कहा आपको कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिसमें से डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये हो गए बच्चों। उसके बाद मैंने नाम लिया था अभी डिड, उसके बाद है वोज, और उसके बाद है दोस्तों वर। वर के बाद है हैड, हैड के बाद है जी विल, विल के बाद है शेल। ये टोटल बच्चों यहाँ तक मैंने जो लिखी हैं ये टोटल 13 है, 13 है। तो जो 24 हेल्पिंग वर्ब है उनमें से 13 हेल्पिंग वर्ब दोस्तों कहाँ से ली गई हैं, टेंस से। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ और भी तो बचती हैं 11, क्योंकि टोटल तो 24 है। तो जो 11 हैं उनमें स्टार्ट कर देते हैं मॉडल्स को। कैन है, कुड है, वुड है, इसी तरह शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, ought to और यूज्ड टू। बच्चों बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, ये मत सोचो सर ये तो बहुत कुछ लिखवा दिया आपने। ये कुछ वर्ड्स आपकी ग्रामर को बहुत आसान बना देंगे। एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करना। आपके सामने ये बहुत लंबी चौड़ी जो गाथाएं लिखी हैं ना दोस्तों, आप इन पर काम ना करें, पहले इस बात को समझ लें, फिर ये बहुत आसान लगेगा आपको। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी वाक्य के अंदर आप सबसे पहले अगर किसी चीज़ को ढूंढेंगे आज के बाद तो वो चीज़ होगी हेल्पिंग वर्ब। अब आप कहोगे सर हमें क्या पता हेल्पिंग वर्ब कौन है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। सबसे पहली बात 24 में से 13 हेल्पिंग वर्ब टेंस से ली गई हैं और 11 हेल्पिंग वर्ब मॉडल से ली गई हैं। जो 13 टेंसेज के हैं वो मैंने लिख दिए हैं। डू है, डज है, इज है, एम, आर, हैज, हैव, फिर डिड, वोज, वर, हैड, विल, शेल, ये टोटल की टोटल टेंसेज से ली गई हैं। फिर बच्चों 13 के बाद 11 बचती हैं जो कि हमने मॉडल से ली हैं। कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, ought to, यूज्ड टू। तो यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ पूरी तरह समझ आ गई होगी। तो बच्चों जैसे ही उन्होंने हमसे पूछा कि आप बताइए कि यहाँ पर वर्ब कौन है, जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं उनमें से हमें ये बताना है कि वर्ब कौन है।
तो बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम इससे क्लियर करेंगे अब हम, जो सॉल्व करेंगे। देखो पहले क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपके इस फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले हमने किसको देखना है, हमें दा नहीं देखना, स्टेज नहीं देखना, परफॉर्मेंसेज नहीं देखना, हमें सीधे आना है हेल्पिंग वर्ब के पास। और बच्चों हेल्पिंग वर्ब देख पा रहे होगे 24 हैं, 24 में से आर भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो आपके सेंटेंस में गिवन है। तो दोस्तों जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल पहला वर्ड बिल्कुल देसी भाषा में समझ लो, क्योंकि देसी लोग हैं हम, देसी भाषा ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है ना, जो बिल्कुल दिमाग पे छप जाएगी। क्योंकि मैं आपको बहुत सारी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कराऊंगा, उलझ जाओगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल अच्छे से अपनी भाषा में समझो, बिल्कुल देसी भाषा में समझो। देसी भाषा का मतलब यहाँ पर सीधा ये है कि हेल्पिंग वर्ब को देखो, हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पहले वाला वर्ड, ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब से आप इसको पहला समझे, जो बिल्कुल पहले लिखा है वो हमेशा दोस्तों सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा बच्चों सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से पहला वर्ड कभी भी वर्ब नहीं हो सकती, हेल्पिंग वर्ब से पहला वर्ड हमेशा सब्जेक्ट होगा, ठीक है भाई। अब एक बात और समझो, यहाँ पे सब्जेक्ट होने का अधिकार पूरी इंग्लिश के अंदर या तो बच्चों नाउन को है या तो प्रोनाउन को है, या तो नाउन को है या तो प्रोनाउन को है। किसका अधिकार? सब्जेक्ट बनने का अधिकार। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला, इसमें जो परफॉर्मेंस से जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है वो वर्ब नहीं है बल्कि सब्जेक्ट है। उन्होंने तो ये पूछा जो अंडरलाइन वर्ड वर्ब हो ना वो बताओ, जिसमें जिस भी ऑप्शन में वर्ब को अंडरलाइन किया गया हो, तो ये तो सब्जेक्ट है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दोबारा बच्चों एक बार फिर चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले इस बात के अलावा थोड़ा सा यहाँ पर भी एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, उसी से रिलेटेड। मैंने आपको कहा कि आज के बाद आप सबसे पहले अगर किसी चीज़ को सर्च करेंगे तो उसका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब, नंबर 1 पे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है देन बच्चों आपको मेन वर्ब सर्च करनी है, यानी सेकंड नंबर पे आप अपने सेंटेंस में जिस चीज़ को खोजने वाले हैं, सर्च करने वाले हैं, उसका नाम है बच्चों मेन वर्ब। सबसे पहले किसको सर्च करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को, जो कि 24 होती हैं। मेरी क्लास के बाद आप इसको लर्न कर लेना, बहुत सी आपको याद भी होंगी पहले से, तो आपको याद रहेगा कि पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना, जैसे हमने इसमें ढूंढा और हमने एकदम से चेक कर लिया कि ये वर्ब नहीं है, तो पहले तो इसी को ढूंढो। अगर ये नहीं मिलती है तो मेन वर्ब को ढूंढो। अब सर मेन वर्ब क्या होती है? बचपन से क्लास 6 से टीचर्स आपको पढ़ाते आ रहे हैं V1, V2, V3, ठीक है बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गो, तो गो आपको पता है V1 है। अगर मैं बात करूं वेंट, तो सब बच्चों को पता होना चाहिए ये सेकंड फॉर्म है। अगर बच्चों में बात करूं गोन, तो ये है थर्ड फॉर्म। तो किसी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, ये हमने स्कूल में सीखा था, लेकिन अब तो स्कूल से बड़े हो गए आप। तो बच्चों 2 फॉर्म्स और सीखो, वर्ब की 4th फॉर्म को और वर्ब की 5th फॉर्म को। गो वेंट गोन तो बहुत पढ़ा, अब उस 3rd फॉर्म के बाद 4th पे समझो। 4th फॉर्म कुछ नहीं है बच्चों, जो आपकी 1st फॉर्म है ना उसको एज इट इज लिख दो और उसी के साथ ING जोड़ दो, ये आपकी 4th फॉर्म कहलाएगी। किसी भी वर्ब की 4th फॉर्म हम उसको कहेंगे जिसके पीछे ING हो। 5th फॉर्म क्या है सर? वो भी 1st फॉर्म से ही बनेगी, 4th भी 1st से बनी है, 5th भी 1st से बनेगी। जैसे ही आपने लिखा गो, उसके साथ बच्चों अगर S और ES लगा मिले, किसी भी वर्ब के साथ अगर आपको S और ES लगा मिलता है तो आपको दोस्तों उसे क्या कहना है? 5th फॉर्म। तो बच्चों दो बातें आपको सबसे पहले चेक करनी है किसी भी सेंटेंस में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमें देखो फर्स्ट ऑप्शन में मिल गई थी, लेकिन हमें सेकंड में नहीं दिखाई दे रही, थर्ड में नहीं दिखाई दे रही, इसलिए हमें दूसरे नंबर पे मेन वर्ब को सर्च करना चाहिए। मेन वर्ब की 5 फॉर्म है, 5 में से कोई ना कोई आपको पक्का मिल जाएगी, आप उसको ध्यान से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सेकंड बच्चों ऑप्शन है जो हमारा, जिसमें लिखा है द परफॉर्मर्स। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होगे इनेक्टेड जो वर्ड है, यहाँ पे देखो ED लिखा है, ED। मोस्टली आपने नोटिस किया हो, अगर आप तैयारी थोड़ी बहुत भी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं,
तो आपको बच्चों पता होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के पीछे ज़्यादातर ईडी आता है। तो ये हमारी ईडी वाली क्या है, मेन वर्ब। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ज़्यादातर वर्ब के एंड में ईडी आता है कौन कौन सी फॉर्म में, सेकंड में या फिर थर्ड में। ठीक है, तो ये एक वर्ब है। अभी मैं आपको ये बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता या इस बात को और लंबी नहीं करना चाहता कि ये सेकंड है या थर्ड है, बस इतना कहना चाहूँगा ये वर्ब है। वैसे ये सेकंड ही है लेकिन ये वर्ब है, क्योंकि मैं थर्ड के बारे में बताऊंगा यहीं पे तो बहुत लंबी बात खींच जाएगी। सेकंड फॉर्म है लेकिन है क्या ये मेन वर्ब है। तो बच्चों मेन वर्ब के पास जाओ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो अब समझिए। देखो पहले कैसे चेक करना था, रिवाइज करा रहा हूँ एक बार सुनो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के पास जाओ, हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पहले जो वर्ड आ जाए उसे सब्जेक्ट मान लो, और सब्जेक्ट कभी वर्ब नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखो हमने फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब को सर्च किया, नहीं मिली, तो फिर किसको सर्च करेंगे, मेन वर्ब को। मेन वर्ब सर्च किया, ये मिल गई हमें। मेन वर्ब के पहले वाला वर्ड बिल्कुल पहले, जैसे यहाँ पे बिल्कुल पहले वाला बताया था, मेन वर्ब के बिल्कुल पहले वाला वर्ड भी बच्चों सब्जेक्ट ही होता है दोस्तों। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड पे आ जाइए। थर्ड पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है परफॉर्म्ड। देखो अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको कि मोस्टली ईडी वाली जो फॉर्म्स होती हैं हम उनको बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म मानते हैं। किसकी सेकंड मानते हैं, वर्ब की। यानी वर्ब तो है, यानी इतना कह सकते हो वर्ब तो है सर। ये पूछा ही क्या है आपसे कि वर्ब बताओ, इन चारों में से अंडरलाइन जो भी वर्ड वर्ब हो वो बताओ। तो दोस्तों हमारा वर्ब कौन है, परफॉर्म्ड, जो कि सेकंड फॉर्म है। और अभी मैंने क्या बताया आपको, वर्ब के जो पहले आ जाए वो सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, एक्टर। एक्टर सब्जेक्ट है। इट मीन्स हमारा राइट आंसर होगा बच्चों थर्ड। थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब जगह बची नहीं है, नहीं तो मैं फोर्थ भी समझा दूं। चलो मैं समझाता हूं, फोर्थ भी यहाँ पे कर लेते हैं एडजस्ट। आप थोड़ा पेशेंस रखो और थोड़ा स्पेस रखो माइंड में कि अगर हमें 3 के बाद कोई चौथी बात भी उससे रिलेटेड है और समझने में ज़्यादा हम पर जोर नहीं पड़ने वाला तो समझ लेते हैं, क्योंकि काम आएगी एग्जाम में। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मूव्ड। यहाँ पर बच्चों ईडी लिखा है, यानी यहाँ पर वर्ब ये है। ठीक है, वर्ब तो ये है। अब वर्ब के पहले आप देख पा रहे होगे जो भी आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे सर। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, आर्टिस्ट। अब इस आर्टिस्ट के पहले जो लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, परफॉर्मिंग। यानी आप कह सकते हो V1 प्लस ING। और V1 प्लस ING बच्चों बहुत सारे काम करता है। उन बहुत सारे काम में से इस टाइम ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। परफॉर्मिंग यानी कि आर्टिस्ट की क्वालिटी बता रहा है। यानी परफॉर्मिंग यहाँ पर एक तरह से कह सकते हो बच्चों, दो नाम है इसके, प्रेजेंट पार्टिसिपल या कह सकते हो बच्चों जिरंड। ठीक है जी। तो यहाँ पर बच्चों ये एक तरह से एक एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा आपको, अगर पूछ लेता कि परफॉर्मिंग यहाँ पे क्या है तो आप क्या आंसर देते, एक एडजेक्टिव बस। क्योंकि मैं और बारीकियों में गया तो आप 100% कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से इतनी चीज़ें याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए धीरे धीरे इंग्लिश को हमें पार्ट में पढ़ना चाहिए। अभी सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने की बात है, जो आपका आंसर आ चुका है। और शायद इतनी चीज़ें चेक करके आप अपने पेपर में भी अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा दोगे बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। चलो भाई मैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ता हूँ। 47 जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, उसमें अगर हम बात करें तो पूछा क्या गया, देखो नरेशन। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों नरेशन। अब भाई नरेशन क्या होती है सबको पता होगा, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने इससे पहली वीडियो में एचटेट वाली में नरेशन को बताया है कि किसे कहते हैं नरेशन। तो देखो आपको जब मैंने उस वीडियो में बताया है तो एक बात समझाई थी, अब भी समझा रहा हूँ, कोशिश करो। मैंने कहा था जैसे देखो हमारा क्वेश्चन, ये पूरी जो लाइन लिखी है ना, लिखा सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम
द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म्स द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। अपने काम की सिर्फ इतनी तो बात है कि आपको जो सेंटेंस चेंज करना है ना, वो डायरेक्ट से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब बच्चों डायरेक्ट क्या होता है, हमें पहचान तो करनी आनी चाहिए। देखो मैंने कहा था कि जब दो सेंटेंस कोमा से और इन्वर्टेड कोमा से जुड़ जाएं, जब दो सेंटेंस कोमा से और इन्वर्टेड कोमा से जुड़ जाएं, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, डायरेक्ट। तो ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। पहली बात, हमें इनडायरेक्ट इसका बनाना है। इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो कोमा इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगा। चारों ऑप्शन में देख पा रहे होगे किसी में भी इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया गया, क्योंकि ये चारों ऑप्शंस हमें एज अ इनडायरेक्ट दिए गए हैं। ये चारों ऑप्शन हमें क्या परोसे गए हैं कि ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट दे दिया, उससे कौन सा बनेगा इसमें से। तो बच्चों छोटी सी बात बताना चाहूँगा, बस कम शब्दों में इसको ख़त्म करूँ तो आपको पता होगा ये एक्सक्लीमेटरी साइन है, ये एक एक्सक्लीमेटरी साइन है। अगर बच्चों कभी भी आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाए, देखो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा सकता मैं इस एक क्वेश्चन में, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नरेशन की वीडियो चैनल पे है, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो 4-5 वीडियो बनी हुई है, उसको पढ़ लेना, और उसके बाद भी क्लियरिटी ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं और दोबारा कोई लाइव क्लास रख लूँ, मैराथन रख लूँ नरेशन पे, ठीक है। मोस्टली तो उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो बच्चों मैं फिलहाल इतना कहना चाहूँगा, अगर कभी कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाए या वेलकम आ जाए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बीच में यहाँ पर, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ से सब्जेक्ट लेना है, जैसे ही सब्जेक्ट है तो उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ का सब्जेक्ट एज इट इज लिख दो, और जो भी बच्चों यहाँ दिया है, अगर यहाँ वेलकम दिया है तो वेलकम्ड कर दो, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दो। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी हमने, कॉन्ग्रेचुलेटेड कर दो। अब आप कहोगे सर ये मी कहाँ से आया, ये समझ नहीं आया। भाई जब किसी ने आपको, ये नरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि उसने मुझे बताया, तो अगर मैं मी नहीं भी लिख रहा ना, तो ये अंडरस्टैंडिंग वाली बातें हैं। अगर जैसे कहता है कोई राम सैड सिट डाउन, तो राम ने कहा बैठ जाओ, भाई किसी को तो कहा होगा, तो उस समय जो भी व्यक्ति वहाँ पे होगा उसके लिए हम मी यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ का जो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा उसको क्या मान लेंगे, मी मान लेंगे। इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। एक बार फिर समझो, अगर बच्चों डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बीच में कॉन्ग्रेचुलेशंस आ जाए, वेलकम आ जाए, तो सीधा उसकी सेकंड फॉर्म लिख देना, और सब्जेक्ट एज इट इज लिख देना, और ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मी लिखना है, ठीक है बच्चों। तो राइट हो गया यहाँ तक हमारा आंसर। 47 भी क्लियर है, 48 को साथ साथ ही कर देते हैं, निपटा देते हैं इसको भी। देखिए लिखा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। तो बच्चों प्रेपोजिशन बताना है इसमें, बहुत आसान है। सिंपल भाषा में एक ही बात समझो, जितने भी डेज के नाम आ जाएं, आपको आता होगा ये पहले से, जितने भी डेज के नाम आ जाएं, संडे मंडे ट्यूसडे, जो हमारे 7 डेज हैं, ऑलवेज उसके पहले बच्चों ओन नाम की प्रेपोजिशन यूज होती है। कोई भी दिन का नाम आ जाए उसके पहले ऑलवेज क्या यूज होता है बच्चों, ओन का यूज होता है, ठीक है। मैं आपको यहीं पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, इसी से और कुछ समझाना। देखो अगर हम बच्चों टाइम की बात करें ना, टाइम की, अब अपने तरीके पे आ जाओ, ग्रामर के तरीके से मत चलना, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर हम टाइम की बात करें तो सबसे नज़दीक के टाइम की बात करते हैं पहले। जैसे कि मान लो मैंने कहा 5 बजे, मैंने आपको बोल दिया 5 o'clock, तो 5 o'clock मतलब मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैंने बोल दिया आपको 9 o'clock। तो बच्चों जो नज़दीक का टाइम है ना, जैसे आज के दिन की हम बात करें 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे, तो आपको हमेशा टाइम से पहले कौन सी प्रेपोजिशन लगानी है, एट। जो नज़दीक टाइम है उससे पहले एट लगेगा। दूसरी बात समझो मित्रों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अभी आपके सामने सैटरडे था, यानी कि मैं अगर बात करूँ डेज की, वीक डेज बोलते हैं इनको, तो उनके पहले हमेशा कौन सी प्रेपोजिशन लगा दो, ओन। अब अगर आप मेरे तरीके से इसको समझो, जो कि मैंने समझ रखा है खुद के लिए, तो एक ही छोटी सी बात है,
सब के सब टाइम के लिए यूज़ हो रहे हैं। ये नज़दीक का टाइम है, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हमारे 24 घंटे के बिटवीन का ही टाइम है, एट लगाओ। उसे थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, जैसे डेज, मंडे, संडे, ट्यूसडे, 24 घंटे से बाहर चला गया, क्या लगा दूँ, ऊन। अब बात अगर करूं बच्चों थोड़े और लंबे टाइम की, जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूं सीधा मंथ की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ईयर की, मैं बात कर रहा हूं 1988 की, मैं बात कर रहा हूं 1947 की, थोड़ा लंबा टाइम हो गया, तो मेरे मित्रों इन लगा दो। ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई और पूछी जाती है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं बच्चों। अब हम बढ़ते हैं 49 की तरफ। जी, इस पेज पे 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में बच्चों मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें ना किसी भी पेपर की, चाहे वो एसएससी हो, एचटेट हो, आपका कोई भी एग्जाम अगर भारत का है ना, आप यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन में जो सी सेट नाम का पेपर आता है, यूपीएससी में जो सी सेट नाम का एक पेपर आता है, उसकी भी ग्रामर के क्वेश्चन देखना, या आप अपने हरियाणा के एचसीएस की ग्रामर देखना। बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं किससे, सब्जेक्ट वर्ब, यानी आपको वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना आना जरूर चाहिए। अगर ये चीज़ आती है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्का आप सोल्व कर ही दोगे, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहले देखो बच्चों, ये हमें क्वेश्चन दिया गया और पूछा गया इनमें से जितने भी लिखे हैं चारों, इनमें से कौन सा यहाँ सूटेबल है। बच्चों पहले क्वेश्चन को पढ़ के तो देखो कि क्वेश्चन क्या है। माई फादर, यहाँ पे डैश है, खाली स्थान है, रिक्त है, फॉर दिल्ली यस्टरडे। मेरे भाई यस्टरडे ने तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि घटना पास्ट की है, जो भी बात की जा रही है वाक्य में वो पास्ट की है, बिल्कुल ओके यहाँ तक। तो हमें जो भी यहाँ पर इनमें से यहाँ पर भरना है, लिखना है, वो पास्ट होना चाहिए। तो यही इतने से ही काम चल जाएगा हमारा। जो लीव है बच्चों वो एक वर्ब है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। विल है, विल को देखते ही समझ जाओ, ये सॉरी विल लीव को देखते ही समझ जाओ कि सर ये है फ्यूचर, और फ्यूचर का इंडेफिनिट। कैसे पता चला इंडेफिनिट है, अगर विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, विल या शैल के बाद, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट मान लो। अगर बच्चों विल के बाद बी आ जाए और V1 प्लस ING आ जाए, तो उसे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यू मान सकते हैं। तो मेरे भाई मैंने आपको अभी बताया कि आपके इस सेंटेंस को देखने से, देखो यस्टरडे को देखने से ही पता चल रहा है टेंस किसका है, पास्ट का। तो भाई पास्ट का टेंस है तो वर्ड भी तो वर्ब भी तो इसमें यूज किसकी होगी, पास्ट की, और लेफ्ट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब आपका आंसर लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट को फिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें अगर, तो देखिए आपके सामने ये पूरी लंबी गाथा सी जो गाई होती है ना, इससे न डरें। इसमें सिंपल ये देखो कि वो पूछना क्या चाहता है। कोई भी एक लाइन को पकड़ लो जिससे पता चल जाए वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसने आपको यही कहा है जो ब्लैंक स्पेस है उसके अंदर जो भी ये 4 ऑप्शन है उसमें से एक भर दो, बस इतना ही तो कहा है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है यू के बाद बच्चों डैश, फिर लिखा है कमांड, कमांड के बाद लिखा है पोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो बच्चों जब भी कमांड का केस हो, ब्रैकेट में देखो आपको पहले ही मेंशन कर दिया, जब भी कमांड का केस हो तो मस्ट तो यूज नहीं होता, मे तो यूज नहीं होता, ना मस्ट यूज होता है ना मे यूज होता है। अगर बात करूं इन दो की तो ये पास्ट के लिए यूज होता है, यानी कि केवल शैल का यूज होगा। जब भी यहाँ पर इस तरह पे आपके पेपर में दिया गया है, ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि कभी पेपर में इस तरह दे, भैया पेपर में दिया गया लिखा आपके सामने कमांड, तो जब भी ब्रैकेट में आपको मेंशन करेगा, खाली अपोलोजाइज नहीं लिख रहा है वो कमांड भी लिख रहा है, तो कमांड के केस में आपको शैल का यूज करना है, ना मस्ट यूज होगा, ना मे यूज होगा, ना कुड यूज होगा। ये छोटी छोटी बातें लिख लेना। मैं आपको अभी पूरी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पेपर सोल्व करा रहा हूँ। जब हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे चैप्टर टू चैप्टर, तो आपको हर एक बात के बारे में इस तरह समझाया जाएगा जिसको पढ़ने के बाद आप
पढ़ा दोगे किसी को, अपनी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बहुत आसान है अगर उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ा जाए तो। हमें आसान क्यों नहीं लगती? कोई हमें सीधा एडजेक्टिव से शुरू कर देता है, तो कोई हमें प्रोनाउन से, तो कोई प्रेपोजिशन से, मतलब हमें कोई कहीं से भी पढ़ाना शुरू कर देता है, जबकि हम उस अध्यापक गण को ये भी बता देते हैं सर हम इंग्लिश में जीरो हैं, लेकिन जीरो होने के बाद भी उन्होंने शुरुआत कर देनी है एडजेक्टिव से शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी दवाइयाँ हर पेशेंट को लग जाएं, तो एक शुरुआत से आप लोगों का इलाज किया जाए तो उसका मतलब है सिस्टमेटिक चैप्टर को उठाया जाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात कर रहे हैं, तो देखो 1 क्वेश्चन नंबर है हमारा, बहुत आसान है, जो पिछली बातें बताई हैं उनमें से ही कुछ बातों से भी काम चलेगा। देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, पूरी लाइन पूरी गाथा में देखो क्या कहना चाहता है, एडजेक्टिव बता दो, ये बता दो इस पूरी लाइन के अंदर एडजेक्टिव कौन है। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आते के साथ फेस पे स्माइल आनी चाहिए तुम्हारे पे, तब बात बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आया कि सर एडजेक्टिव इसमें हम कैसे ढूंढ पाएंगे, बिल्कुल ढूंढ पाओगे, तरीका समझते जाओ एक बार। आज आपको मैंने बताया, पहले पिछली बात याद दिला दूं आपको जो आज की क्लास में स्टार्ट की है। सबसे पहले बच्चों आप अपने सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब ढूंढने की आदत डाल लो। नंबर 1 सबसे पहली चीज, आज से आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। अगर आपको नहीं मिलती है हेल्पिंग वर्ब, तो दोस्तों आप मेन वर्ब को ढूंढेंगे, यानी सेकंड आपका जो वार होगा वो मेन वर्ब पे होगा। तो अभी आप इस सेंटेंस में मेरी इसी बात को यूज करके देखो। पहले हम हेल्पिंग वर्ब को ढूंढ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब बच्चों मैंने बताई आपको 24 है। मैं एक बार नंबर 1 से बोलता जा रहा हूं, आप चेक करते जाना। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, हैड, विल, शैल। टेंस की तो एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली इसमें जितनी मैंने बोली है अभी। अब मोडाल्स की चेक कर लो। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, ought to और यूज टू, इनमें कहीं भी नहीं है। यानी कि हमारे इस वाक्य के अंदर क्या नहीं है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर। क्या चेक कर दें फिर, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब बच्चों यहां पर दिखाई दे रही हो अगर आपको, तो ब्लू है, और ब्लू बच्चों सेकंड फॉर्म है, ब्लू एक सेकंड फॉर्म है। तो जो सेकंड फॉर्म है हमारी, है तो वर्ब, चाहे फॉर्म कोई भी हो, वर्ब के बिल्कुल पहले जो आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब के पहले आए चाहे मेन वर्ब के पहले आए, 100% नहीं 1000% उसको आपको क्या नाम देना बच्चों, सब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको अभी समझाई है, कोई 10-15 दिन पहले नहीं, तो याद होनी चाहिए। सब्जेक्ट होने का अधिकार मित्रों किस किस के पास है? इंग्लिश में सब्जेक्ट हो सकता है गुरुजी नाउन, इंग्लिश में सब्जेक्ट हो सकता है गुरुदेव प्रोनाउन। तो बच्चों इतनी बात याद होनी चाहिए आपको। सर जी नाउन हो सकता है सब्जेक्ट या प्रोनाउन हो सकता है। अब और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं। देखो इतनी बात मैं दूसरी बार बता रहा हूँ आपको कि वर्ब देख लो, वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब अगर प्रोनाउन की बात करूं, अगर मैं ये बताना चाहूं कि नाउन और प्रोनाउन में से क्या है, तो एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रोनाउन बच्चों आपने बचपन से देखे, रट रखे हैं बिल्कुल, आई, यू, दे, वी, ही, शी और इट। ये जो आपके सामने मैंने लिख दिए ये सब प्रोनाउन है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल ठीक है सर। सब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो सर ये नाउन है या प्रोनाउन है, तो चेक करो, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट में से तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये नाउन है। ये क्या है बच्चों, नाउन। तो हमारा सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, नाउन वाला। अब इससे आगे की स्टोरी सुनो। नाउन के पहले जो भी शब्द आपको कभी दिखाई दे, कहीं भी दिखाई दे, चाहे वो आपका पीजीटी लेवल हो, टीजीटी लेवल हो, लेवल वो बच्चा डिसाइड करेगा जिसने चीजें ढंग से नहीं पढ़ी। नहीं तो लेवल नाम की कोई चीज नहीं होती है पढ़ाई में, लेवल नाम की कोई चीज नहीं है। आपको मैं आज ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दूं और इतना शिद्दत से पढ़ा दूं कि पूरा कंप्लीट करा दूं उसको, फिर आप अपना लेवल चेक मत करना, बस आप अपना ज्ञान जितना भी दिया है उसके हिसाब से रिवीजन करके आप किसी भी लेवल के पेपर में बैठ के ये देखना, आपको स्माइल ना आए कि सर ये क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन होते हैं। दिक्कत कहाँ है, हमने चैप्टर को थोड़ा पढ़ा हुआ है,
वो डिसाइड क्या किया गया है कि ये तो पीजीटी में तो और हाई लेवल आएगा। लेवल कुछ नहीं है, ज्ञान आपने उस चैप्टर का पूरा नहीं लिया है। तो बच्चों यही बात सब जगह काम आएगी कि जो नाउन है ना, नाउन के पहले जो भी वर्ड आएगा आपको आज से उस वर्ड का नाम देना है दोस्तों, या तो एडजेक्टिव, या तो आप क्या कहेंगे सर वो एडजेक्टिव है, या तो सर वो फिर आर्टिकल है। मतलब दो शब्दों में से एक पक्का मिलेगा। नाउन के पहले जो भी लिखा हो, चाहे वो कुछ भी लिखा हो, उसकी शक्ल नहीं देखनी कि सर ये तो कूल लिखा है, सर ये होट लिखा है, सर ये रेड लिखा है, वर्ड कुछ भी हो, आप इतने कॉन्फिडेंट रहना अपने पेपर में कि सर वो एडजेक्टिव है या आर्टिकल है। तो भाई आर्टिकल तो तुम्हें पता ही है, ए एन दा होते हैं, तो आर्टिकल तो ये लग नहीं रहा, तो 100% ये क्या है, एडजेक्टिव। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव बताओ कौन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, कूल हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी थर्ड आपका आंसर है। मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था कि भाई इससे पहले यूज हुआ, जो कि मैंने देखा कि बहुत जगह बताया जाता है, लेकिन बच्चों के तो सर के ऊपर से जाएगा वो। अब आपको ये पूरी थीम समझ आ गई होगी कि मुझे पेपर में किस तरह चेक करना है। और बच्चों जिस तरीके से मैं तुम्हें ये चीज़ समझा रहा हूँ, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, एचटेट के लिए रामबाण यही तरीका है कि ऐसे ही पूछा जाता है। देख लो कि अंडरलाइन वर्ड बताओ, अंडरलाइन वर्ड तो बहुत ज़्यादा पूछता आपका पेपर, तो आपको ये अंडरलाइन वर्ड तब समझ में आएंगे जब आप उसके पहले वाले या बाद वाले वर्ड को कनेक्ट करना सीख जाओगे, उसी के लिए ये सारी कहानी समझाई गई। चलिए भाई मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया, देखो अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, मतलब आइडेंटिफाई करो, पहचानो, पहचान के बताओ कि ये कौन है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया बच्चों कि V1 प्लस ING, V1 प्लस ING बच्चों या तो क्या कहलाता है, जिरंड कहलाएगा, नाम याद रखना, या तो फिर V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो गुरुदेव हमारा ये पासिंग क्या है, अब आपके दिमाग में तो ये बात है, तो देखो क्लियर करते हैं। सबसे पहले उसी बात पे टिके रहो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब में से ढूंढो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही सर इसमें भी, तो क्या ढूंढ ले, मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है, सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के पहले जो भी आएगा, मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि वो आपका सब्जेक्ट होगा बच्चों। सब्जेक्ट आपके या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तो देखो आई नाम का क्या है हमारा, प्रोनाउन, यानी हमारा सब्जेक्ट इस टाइम प्रोनाउन है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब के बिल्कुल बाद बच्चों क्या आता है सर, ऑब्जेक्ट आता है। एक बात यहाँ पे फिर क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्ट होने का, जिस तरह सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, उसी तरह मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी बच्चों या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो देख पा रहे होगे प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट है। और मेरे भाई ऑब्जेक्ट के बाद अगर V1 प्लस ING आ गया, ध्यान से सुन लो, अगर ऑब्जेक्ट के बाद V1 प्लस ING आ गया, 100% उसका नाम क्या लिख देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख देंगे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसका नाम लिख देना। आपका आंसर है बच्चों सेकंड, आपका आंसर सेकंड है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ ही बता दूं, कहीं आगे काम आ जाएगा। इन्फिनिटिव का मतलब होता है बच्चों 2 प्लस V1। अगर कहीं 2 प्लस V1 लिखा हो, आपसे पूछे अंडरलाइन वर्ड को बताओ, तो क्या नाम दोगे, इन्फिनिटिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब तुम्हें पता ही है, V1 प्लस ING, ये तो बिल्कुल रट गया होगा। जिरंड का मतलब भी तुम्हें पता है कि V1 प्लस ING। ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है सर, या फिर प्रोनाउन हो सकता है। अब मैं बिल्कुल अपने अनुभव से ये बात कह सकता हूँ कि मुझे इतना पता है, जब आप मेरी इतनी वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में एक बात पक्का थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होगी कि सर जिरंड भी V1 प्लस ING है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस ING है, हम कैसे समझेंगे कौन, मतलब ये यहाँ पर जिरंड है या ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आपने बता दिया, हमने मान लिया, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे। आज की क्लास में इन दोनों का फर्क आप समझ जाओगे, बस इतना पेशेंस रखो। अभी के लिए मैंने क्या कहा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पासिंग, ये किसके बाद आया है चेक कर लो, ऑब्जेक्ट के। ये बात याद रखना, आगे काम आएगी। ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो क्या मानना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो बच्चों हमारे 52 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे 8 क्वेश्चन और बचते हैं, उन्हें भी जल्दी से समेट देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अब मैं आपको, एक सेकंड भाई, बच्चा पार्टी, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो भी बिलो का मतलब नीचे, जो भी नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को इससे कनेक्ट करके दिखाओ, बस इतनी बात बोली है इसने। तो देखो लिखा बच्चों क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई तुम्हें पता ही है 8,850 मीटर, 8,850 मीटर इस समय है, इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का काम नहीं है भाई। 8,850 मीटर चढ़ना बच्चों का काम नहीं है, लिखा है ना बच्चों जैसा काम नहीं है फॉर एनीवन, यानी हर एक आदमी के लिए कोई ये बच्चों का काम नहीं है 8,850 मीटर चढ़ना, इतनी बात बोली है दोस्तों इसने। अंडरलाइन वर्ड जो है नोट अ चाइल्ड्स प्ले, यानी बच्चों का काम नहीं है, तो कर दो कनेक्ट, वेरी इजी टू डू, इसका मतलब ये बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है तो फिर तो बच्चों का काम होता, फिर ये नोट क्यों लिख रहे हो, फिर तो ये लिखते माउंट एवरेस्ट इज अ चाइल्ड्स प्ले, नोट का मतलब है बच्चों का काम नहीं है, अगर आप नोट हटा देते तो क्या होता बच्चों का काम है, अगर बच्चों का काम होता तो ही तो वेरी इजी टू डू बोलता, यानी कि गलत है ये तो, वेरी डिफिकल्ट टू डू, ये बात बिल्कुल सही है, बहुत मुश्किल काम है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई बच्चों 8,850 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो कि बच्चों कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो कि मेरे दोस्तों हिमालय नाम का जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय जो कि बच्चों एक वलित पर्वत कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी किसकी बता रहा हूं मैं, माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल के अंदर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, और हिमालय पर्वत बच्चों वलित पर्वत है यानी फोल्डिंग माउंटेन है। तो हमारा आंसर होगा सेकंड, यानी कि नोट अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों जैसा काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, तो वेरी डिफिकल्ट टू डू होगा, तो हमारा आंसर सेकंड हो गया। ये आपकी वोकैब थी जिसे हम ईडियम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है बच्चों हमारे सामने। तो जो क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों, उस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे हर क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द ऑप्शंस गिवन बिलो स्टेट्स द यूज ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब्स। एक तो बच्चों पहले तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का फर्क पता हो हमें, जब तक हमें इसका फर्क नहीं पता होगा तब तक हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो अब तुमने तो अब तक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सुनी है, अब मैं आपको एक बार बता दूं इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का फर्क। देखो अगर मैंने लिखा, मान लो आपने मुझे कहा आई टोट, आपने मुझे कहा सर हमने पढ़ाया या मैंने पढ़ाया, आप में से किसी भी बच्चे का नाम मान लो सोहन है, तो सोहन ने मुझे आके कहा सर आई टोट, तो मैं इस बात के सोहन के आई टोट कहने से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा उसकी बात से, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता उसने क्या पढ़ाया, तो मेरा उससे एकदम से क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट या whom, हिंदी में कहूं तो क्या, या फिर किसको पढ़ाया। तो वो जब तक बच्चों यहां पर ये बात क्लियर ना कर दे आई टोट इंग्लिश, या वो ये बात ना बता दे आई टोट हिम यानी उसे पढ़ाया, तब तक बच्चों इस वर्ब यानी टोट का अपना अर्थ पूरा नहीं हो रहा। तो जिस भी वर्ब को अपना पूरा सेंस, अपना पूरा मीनिंग, अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसकी जरूरत हो बच्चों, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उन सभी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
कैसी वर्ब कहते हैं जी? ट्रांजिटिव वर्ब। और जिन वर्ब्स को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लिखा आई वेंट, मैंने कहा मैं गया। अब आप सोच रहे होंगे सर कहाँ गया, तो इसमें भी पूछ रहा है। बेशक पूछ रहा है। ऑब्जेक्ट के लिए केवल दो ही क्वेश्चन होते हैं बच्चों, एक तो क्या और एक किसको। एक तो क्या और एक किसको। यानी अगर आपकी वर्ब से दो क्वेश्चन पूछे जा सकें, जैसे कि टोट से पूछा जा सकता है क्या पढ़ाया, तो जवाब क्या आ रहा है? इंग्लिश। किसको पढ़ाया, तो जवाब आ रहा है हिम, यानी उसे। अगर ये दो क्वेश्चन लगा के देखने आपको, क्या और किसको, अगर इन दो के जवाब बनते हो, ये दो क्वेश्चन कनेक्ट करते हो आपकी वर्ब से, तो मान लेना कि आपकी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर ये दो क्वेश्चन कनेक्ट ना हो, बाकी कुछ कनेक्ट नहीं करना है, कहाँ, कैसे, कब, ये सब कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए दो ही क्वेश्चन जिम्मेदार होते हैं। तो देखो, मैं गया, क्वेश्चन पूछ के देखना क्या गया, किसको गया, यानी इस वर्ब पे ये दोनों क्वेश्चन अप्लाई नहीं किए जा सकते। इसका मतलब इस वेंट नाम की वर्ब को किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसे कहेंगे बच्चों हम इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। लिख लेना इस बात को, जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वो इंट्रांजिटिव। जिस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपनी सेंस पूरी करने के लिए किसकी जरूरत हो? ऑब्जेक्ट की, तो वो वर्ब कैसी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव। तो प्यारे बच्चों, इतनी सारी कहानी देखो, इतनी सारी कहानी में अगर मैं एक एक समझाऊं तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तो एक दो से ही क्लियर कर रहा हूं। आप इसको चेक कर लेना मेरे इन फैक्ट के बताने के बाद। तो फिलहाल देखो, जैसे द प्रिंसिपल होस्टेड, यहाँ पे जो लिखा है ना बच्चों, ये तो वर्ब है, सेकंड फॉर्म। वर्ब के बाद देखो लिखा है। अब कोई पूछे बच्चों क्या होस्ट किया जा रहा है, तो आप बताएंगे क्या? सर द फ्लैग, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है इस वर्ब को। तो ये वर्ब कैसी हो गई? ट्रांजिटिव। ये तो हमारा आंसर नहीं है। शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। एकदम से क्वेश्चन बन रहा है, देखो क्या पढ़ रही है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा द न्यूज़पेपर। यानी कि इस वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए द न्यूज़पेपर नाम के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, तो ये भी हमारी इनट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव है। आर टीम वोन, हमारी टीम जीत गई। आप एकदम पूछोगे क्या जीत गई, तो बताया किसी ने मैच, तो मैच भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी इसको भी ऑब्जेक्ट की जरूरत थी, तो ये भी ट्रांजिटिव थी। अब बच एक गया, तो इसमें बताना ही क्या, आंसर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, 54 तक हो चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 55 भाई हमारे पूरे के पूरे आर्टिकल नाम के चैप्टर पर टिका हुआ है। आप लोग जिन बच्चों को भी ये लगता है कि सर मुझे हर हाल में इस बार एचटेट निकालना है, तो वो बिल्कुल भी अपने साथ किसी तरह की लापरवाही ना करे। उसको क्या करना है बच्चों, उस बच्चे को जो आर्टिकल नाम का चैप्टर है, उस चैप्टर को एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेना है। मेरे चैनल पे है, वो भी आर्टिकल्स नाम का चैप्टर भी है। और अगर आपको उस चैप्टर से भी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर एक बार इसकी लाइव क्लास ले लो, और आप सभी लाइव का एक टाइम रख लेंगे, ताकि एचटेट से पहले आपका आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, कुछ इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ा दिया जाए। फिलहाल तो हम क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल चैप्टर या 2, 4, 6 चैप्टर ऐसे हों जो आपको लगता है सर थोड़ा सा फास्ट करके हमें बता देना, तो हम पढ़ा देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा। बस 10 से 15 मिनट और लगेंगी आपके सारे डाउट क्लियर करने में। देखो, इसमें पूछा गया है कि भाई आर्टिकल बता दो। आर्टिकल है 4 ऑप्शन में, तो ध्यान दो। द टीचर रोट, टीचर ने लिखा। रोट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अपनी आदत बना लो, चेक किया करो वर्ब कौन है। वर्ब से पहले जो आ जाए वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन है नहीं, नाउन है। नाउन से पहले कौन आ सकता है, आर्टिकल या एडजेक्टिव, तो ये आर्टिकल है। तो यहाँ तक की तो बात समझ आ गई, लेकिन पूछा तो यहाँ गया है ना। अब लिखा है बच्चों, रोट डैश आउटलाइन।
अब भाई जो ये आउटलाइन है ना, आउटलाइन को अगर हिंदी में लिखूं तो आउटलाइन ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें देख पा रहे होगे सबसे पहला जो हमारे इस पूरे शब्द में जो सबसे पहला उच्चारण है वो आ का है। बच्चों आज के बाद आपको एन को यूज करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ए और एन को। एन हमेशा वहां लगाना है जहां पर आपके शब्द का उच्चारण शुरू हो जाए इन मेरे कुछ दिए हुए शब्दों से। केवल 10 शब्द मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, लिखे हैं। अगर बच्चों इनमें से किसी भी शब्द से अगर उच्चारण शुरू हो जाता है आपके इंग्लिश के शब्द का तो आप एन लगा देना बेफिक्र होके, और अगर उच्चारण इनसे शुरू ना हो तो ये लगा देना। कोई भी देख लो, जितने भी शब्द हैं यहाँ पर, जैसे वर्ड है, वर्ड का सबसे पहला क्या है डब्लू। डब्लू को क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्ड, वाह पढ़ रहे हैं, वाह वर्ड। तो वाह तो नहीं है इसमें, तो क्या लगाएंगे, ए वर्ड। अगर लगाना हो आपको ए वर्ड। यहाँ के दा को मत देखो, मैं तो आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखो जैसे स्पेल्ट में ये सा है, तो जो सा है बच्चों वो मेरे इन 10 में नहीं है। अगर इनमें से होता तो एन लगाते, इनमें से नहीं है तो क्या लगाएंगे, ए। फॉलोइंग में फा पढ़ेंगे आप, तो फा हमारे इसमें नहीं है तो क्या लगाएंगे, ए। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए आपको। यहाँ पर आप सोचो सर यहाँ पे तो लेकिन दा लगाए, तो ये क्यों लगाए, ये एक लंबी बात है, फिर ये चैप्टर में समझाने की बात है। सर अब मैंने आपको कहा है ए और एन को किस तरह यूज करना है। तो देखो बच्चों आउटलाइन का जो यहाँ पर आ का साउंड है, आ का जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग हमें एन लगाना चाहिए आउटलाइन से पहले, ना कि ए। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट ऑप्शन में पहले ए दिया हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड और फर्स्ट सेकंड ऑप्शन है आपके पास। अब आप अगर ये सोचें कि सर दा भी तो आ सकता होगा। बच्चों जब हम किसी भी चीज के बारे में, ये वैसे चैप्टर पढ़ने से ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जितना बताऊंगा उतना हम इंटरनल जाते चले जाएंगे। तो आप इसको एक बार चैप्टर पढ़ लेना, जो मैंने आर्टिकल्स का पूरा चैप्टर, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं निश्चित और अनिश्चित की, उसके ऊपर चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर एन आना जरूरी है। उसके बाद आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। देखो एन अगर मैंने लगा दिया तो आपको पहले ही क्लियर हो गया कि इन दोनों ऑप्शन में अगर एन आ गया पहले तो दूसरे में दा आएगा, यानी आंसर विल बी सेकंड। आंसर विल बी सेकंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। पूछा गया है कौन सा एक शब्द इनमें नाउन नहीं है। बड़ा आसान है। पहले तो आप देखो एक जो ADVICE है, इसका मतलब क्या होता है, सलाह। इसके लास्ट के वर्ड पे ध्यान देना, CE। और एक वर्ड और है आपने सुना होगा ADVISE, इसका मतलब भी बच्चों क्या होता है, सलाह देना। ठीक है जी। लेकिन ये एडवाइस जो है वो एक वर्ब है, और एडवाइस जो यहाँ पर सी वाला है वो एक नाउन है। फिर समझ लो, मैं मिलती जुलती बातें साथ साथ क्लियर इसलिए कर रहा हूं, कल को इसको ना देकर इसको दे दे तो तुम्हारे पास वो चीजें पहले से क्लियर हो। तो भाई ADVICE, अगर CE आ रहा है तो आप उसको हमेशा नाउन मानेंगे। सलाह, दो वर्ड दिए सलाह के लिए, ADVISE, ADVICE। CE वाले को हमेशा नाउन मानना। ठीक है, तो आपको क्या मानना है, नाउन। उसने हमसे पूछा क्या है, चारों ऑप्शन में से कौन नाउन नहीं है, तो एडवाइस तो नाउन है सर, तो इसको तो आप अपना आंसर नहीं मान सकते, कट कर दो, ये तो नाउन है। उसने पूछा नाउन कौन नहीं है, उस पर राइट लगाएंगे हम। राइस, राइस का मतलब आप सबको पता है चावल है। चावल भी एक नाउन है। क्यों नाउन है वो भी समझाऊंगा, चिंता ना करें आप, सिर्फ मीनिंग बताने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे लिखा बच्चों डिवाइस। डिवाइस आपको पता है एक प्रकार की मशीन को कहते हैं, जैसे कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता है, ये भी एक प्रकार का बच्चों नाउन है। बात आती है नाइस की। नाइस का मतलब है, जैसे आप किसी को बोलते हो नाइस, जैसे किसी ने कोई काम किया तो आप बोलते हो नाइस वर्क। ठीक है,
नाइस का मतलब बच्चों अपने लोकल शब्दों में कहूं तो विशेषता, किसी चीज की विशेषता बताता है नाइस, यानी किसी चीज की तारीफ करता है नाइस, और जो विशेषता बता दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं मित्रों। एडजेक्टिव कहेंगे उसको जो विशेषता बता दे, पूरा ही लिख देते हैं। तो विशेषता जो बताए उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। अब देखो पहले इन तीनों के बारे में एक बात बता दूं, आपको लोकल भाषा में ज्यादा समझ आएगा तो एक उदाहरण समझना। जिस चीज को आप गिन सकते हैं या जिस चीज को आप टच कर सकते हैं या जिस चीज को आप तोल सकते हैं, जिस चीज को आप गिन सकते हैं, जिस चीज को आप तोल सकते हैं या माप सकते हैं, और जिस चीज को बच्चों आप छू सकते हैं, तो वो नाउन होता है। देखो डिवाइस की बात करूं तो आप टच भी कर सकते हैं, गिन भी सकते हैं, यानी कि वो नाउन है। राइज की बात करूं तो आप टच भी कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते तो तोल सकते हैं, यानी ये भी नाउन है। एडवाइज, एडवाइज के बारे में बात करें तो बच्चों ये अनकाउंटेबल है लेकिन नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। तो ये तीनों के तीनों हमारे नाउन हैं। उसने पूछा जो नाउन नहीं है, तो नाउन कौन नहीं है, एडजेक्टिव। यहाँ पर फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है बच्चों, ये चीजें प्रैक्टिस की होती हैं वैसे। तो इसका आंसर फर्स्ट है बिगनिंग, ये वाला आंसर होगा हमारा। सेकंड जी, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। तो बच्चों अब इसके बाद आपको ये देखना है कि कोई डाउट हो यहाँ तक तो ठीक है, नहीं कोई डाउट है तो आप मुझे ओके भेज देंगे कि हाँ सर नाइस क्लास। देखो कई बार आप भी बोलते हो ना, आप लोगों ने कमेंट किए नाइस क्लास, क्लास वहाँ पे नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, नाइस वर्ड। तो नाइस इज अ विशेषण यानी एडजेक्टिव है। तो हम यहाँ से 57 तक क्लियर कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 और 60 तक हमारा लास्ट। बिल्कुल मजेदार ग्रामर है, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी लेवल का पेपर हो तुम्हारा, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, आप मार नहीं खाओगे। आप इन चीज़ों को इसी तरह कनेक्ट करना सीख लो जैसे मैं आपको कनेक्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, ये हमारा क्वेश्चन है। हमसे देखो हमें ये दिया गया है, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। यहाँ पर मैं तुम्हें कई सारी बात बताने की कोशिश करूंगा, मेरा मन है आपको मैं कई चीज़ें यहाँ पे सिखाऊं। तो देखो पहले जो सिखाया उसको अप्लाई करो, हेल्पिंग वर्ब चेक करो, कोई नहीं है सर। 300 की स्पीड से, चक्रवात से भी ज़्यादा स्पीड से आपके दिमाग में एकदम से हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव के बाद डिड, वॉज, वर, हैड, विल, शैल। सर टेंस की कोई नहीं है। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू, ओट टू, सर वो भी नहीं है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन वर्ब पे जाओ, मेन वर्ब है ये। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चलता है, आपको भी सिखाया मैंने। एस और ई एस वाली को V5 बोलते हैं। वर्ब की 5 फॉर्म माननी है, एस और ई एस लगाओ किसी के पीछे तो V5 मानना है, यानी ये वर्ब है। और वर्ब के बिल्कुल पहले जो आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। अब हो गई विडंबना कि सर आपने तो हमें सब्जेक्ट कहा था, नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ये नई चीज़ सिखा रहे हो। तो प्यारे बच्चों समझो बात को, अगर कभी भी V1 प्लस ING, अगर कभी भी V1 प्लस ING का यूज वर्ब से पहले हो जाए, किससे पहले हो जाए, वर्ब से पहले, अगर V1 प्लस ING का यूज वर्ब से पहले हो तो बच्चों उस V1 प्लस ING को आपको क्या नाम देना है दोस्तों, जिरंड। ठीक है जी। और अगर वर्ब के बाद हो, अगर वर्ब के बाद हो किसका, V1 प्लस ING का यूज वर्ब के बाद हो, तब उसको नाम देना आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो मैंने आपको बताया था। तो यहां पर अगर आपसे कोई ये भी पूछ बैठे ना कि अंडरलाइन वर्ड बताओ क्या है, तो आपका आंसर होगा जिरंड है सर, क्योंकि वर्ब के पहले आए V1 प्लस ING तो जिरंड,
वर्ब के बाद आए तो क्या मानना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि आज की क्लास में आप ये समझ जाएंगे कि V1 प्लस ING जिरंड कब होगा और प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा। तो बच्चों उसने हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द जिरंड, जो ये क्वेश्चन है उसमें पूछा आइडेंटिफाई द जिरंड इन द अबव सेंटेंस। इतना टाइम थोड़ी लगाओगे अब आप, रीडिंग आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, पूछा क्या गया देख लो पहले। विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो सेंटेंस हमें दिया गया है वो एक्टिव वॉइस है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बल्कि बनाना भी नहीं है, बनाया हुआ है, बस उसमें से ढूंढ देना है। तो बड़ा आसान काम है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी। तरीका वही रखो जो सिखाया है। पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, नहीं मिली सर क्या ढूंढना है, फिर मेन वर्ब ढूंढो सर। हेल्पिंग वर्ब ना मिले तो मेन वर्ब। द भागवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। इस सेंटेंस के अंदर बच्चों ये हमारी वर्ब है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये ऐसा लगा हुआ है। वर्ब के पहले जो आ जाए आपको बता रखा है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर कौन बना हुआ है दोस्तों, नाउन। नाउन के पहले एडजेक्टिव या आर्टिकल आ सकते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि गीता की विशेषता बता रहा है। भागवत गीता, कैसी गीता, भागवत, तो ये हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों। एडजेक्टिव के पहले दो चीज आ सकती है, या तो आर्टिकल या तो एडवर्ब, तो ये हमारा आर्टिकल है मित्रों। यहां तक कोई शब्द आपसे पूछ ले एचटेट, आप सारे आंसर दे सकते हो। उसके बाद देखो लिखा है ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सब जो भी दिए हुए हैं ना बच्चों, अब इनकी जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि इसका पैसिव क्या बनेगा। मान लो मैं इन सब को भी बताना शुरू कर दूं कि ये लाइफ नाउन है, वो प्रेपोजिशन है, अभी वो नहीं पूछा, क्योंकि आपने देखा आपके जितने भी क्वेश्चन है उनमें ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन आता है। भागवत गीता क्या है, प्रेजेंट्स क्या है, मतलब अंडरलाइन करेगा आपको इधर के वर्ड ज्यादातर, तो हम बता सकते हैं नॉर्मली। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका पैसिव बनाओ, तो मान लो मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करूंगा ना, तो हम पैसिव से भटक जा रहे हैं। तो पहले देखो हमारा V5 है, V5 का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनाने के लिए रूल है बच्चा पार्टी, पैसिव रूल, वो है दोस्तों इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात याद रखना है, हर पैसिव के अंदर ऑलवेज आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। द भागवत गीता प्रेजेंट्स ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ, इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है, तो इस सेंटेंस का पैसिव किस रूल में बनेगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज, यहाँ पे इज दिया हुआ है, ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ हैज, wrong. The Bhagavad Gita has, wrong. A balanced philosophy of life was, wrong. Answer will be A. ठीक है, अगर बच्चों आपको लगे कि सर आपने तो बता दिया कि इज से आंसर है, मान लो हमारे तीन ऑप्शन इज के आ जाए, तो पैसिव की पूरी वीडियो है चैनल पे, आराम से देखो, मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, सारा बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके बताएं, एक वीडियो और रख देंगे या एक लाइव क्लास और रख लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, जिन बच्चों की डिमांड थी मेरे से कि सर पूरे 15 क्वेश्चन लाइए, तो प्यारे बच्चों भावी अध्यापकों आपके पूरे 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से ले लिए हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो कि सर 2018, 19, 20, वैसे तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन आप पहले कोई चाहते हैं कि सर पहले ये वाला करा दो, ठीक है, वही क्वेश्चन ले लेंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम ही है, बस फर्क किस चीज़ का है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब लिखा है देखो आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड का मतलब वैसे होता क्या है, मिला जुला। मैं आपको इसके अलावा एक एग्जांपल देता हूं पहले। देखो अगर मैं सिर्फ लिखता हूं फादर, तो फादर को हम बच्चों क्या कहेंगे, नाउन। अगर मैं सिर्फ लिखता हूं मदर,
तो मदर को भी मित्रों हम क्या कहेंगे, नाउन। लेकिन बच्चों अगर मैं फादर को फादर इन लो कहूं तब हम इसको कंपाउंड नाउन या वर्ड कह सकते हैं, यानी मिला जुला शब्द। ठीक है, बाकी मैं नाउन के चैप्टर में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल तो आप ये समझो जो सिंगल वर्ड है वो सिर्फ नाउन है, लेकिन जो मिला जुला, जो एक से ज्यादा शब्द से जुड़कर बना हो, वो हमारा कंपाउंड नाउन है। तो उसने पूछा कोई भी ऐसा ही कंपाउंड नाउन जोड़कर बता दो, जो मतलब ढूंढ कर बता दो जो जुड़ा हुआ हो दो शब्दों से। तो देखो इनमें सबसे बेहतर कंपाउंड नाउन न्यूज़पेपर है बच्चों। ऐसा क्यों? आप सबको पता होना चाहिए कि न्यूज़ मतलब यहाँ पर नॉर्थ, ई मतलब बच्चों यहाँ पर ईस्ट, डब्लू मतलब यहाँ पर वेस्ट, एस मतलब बच्चों यहाँ पर साउथ। यानी चारों डायरेक्शन, यानी न्यूज़ अपने आप में एक अलग वर्ड है, प्लस में उसके साथ पेपर नाम के शब्द को जॉइंट किया गया। दैट्स वाई न्यूज़पेपर एक कंपाउंड वर्ड है यहाँ पर इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में। तो मेरे प्यारे प्यारे से भावी अध्यापकों, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये पूरी क्लास, पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई। राधा रानी की कृपा रहे आप पर और हम पर, सब पर बनी रहे, ताकि हम अपनी पढ़ाई को इसी तरह बच्चों बिल्कुल बहुत ही बिना स्ट्रेस लिए बहुत ही अच्छे से चला पाएँ। और आपको अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप मुझे, कुछ बच्चे कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये वाला चैप्टर आप किसी दिन एक मैराथन या फिर एक लाइव क्लास रख लो आपके एचटेट से पहले, तो मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी उस टॉपिक की स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक टाइम दे दूंगा। तो आज की ये वीडियो आपके लिए पूरे 15 क्वेश्चन की थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्द यानी कल या आज में एक और अपलोड कर दूंगा आपके 2018 से 23 तक का। आई प्रोमिस यू टोटल पेपर का सॉल्यूशन इसी तरह बच्चों मैं पेपर अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। तो जय श्री राधे आप सभी को एक बार फिर से। आप अच्छे से मेहनत करिए बच्चों। कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर, इंग्लिश की कोई भी दिक्कत आए तो आप बिल्कुल इस पे कमेंट करेंगे। ठीक है, जय श्री राधे।